हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 2 जनवरी को लेट ज़रूर हो गया हूँ, पर आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल विथ अ ग्रेट फ्यूचर अहेड एंड सक्सेस। आज हम लोग 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे द हिंदू के। 2 दिन में आर्टिकल डिस्कशन नहीं कर पाया क्योंकि मुझे घर आना था और आने में कम से कम 18 से 19 घंटे लग जाते हैं, इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाया एनालिसिस कर पाना। सो आज हम लोग एनालिसिस शुरू करेंगे। आज 3 अच्छे आर्टिकल आए हैं, तीनों आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नोट्स बनाने वाले आर्टिकल हैं। शुरू कर लेते हैं। जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है यूथ एट द फोरफ्रंट ऑफ क्लाइमेट लिटिगेशन। ये आर्टिकल आपको ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जो यंग लोग हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो किस तरीके से लिटिगेशन फाइल करके स्टेट को कंपेल कर रहे हैं कि आप जो है क्लाइमेट एक्शन पॉलिसीज़ बनाइए। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है ट्रैकिंग डिलिमिटेशन बाय रिवर्सिंग पॉपुलेशन कंट्रोल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी GS2 के लिए। और थर्ड आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स गो फ्रॉम बैड टू वर्स इन बिहार एंड असम। बिहार और असम में अगर 2019 से कंपेयर करें तो 2024 में ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न कोविड-19 बताया जा रहा है। कोविड-19 एक बहुत बड़ा रीज़न है। सो ये जो डेटा बेस्ड आर्टिकल है, इसके भी नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो बच्चे मेंस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ना, उनको तो करना ही करना है। प्रीलिम्स में चांसेस कम होते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछने के, लेकिन मेंस की तैयारी कर रहे हो तो नोट्स बनाओ, ठीक है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे प्रोवाइड की गई होगी। लिंक आप डायरेक्टली क्लिक करिए और चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। फर्स्ट आर्टिकल है यूथ एट द फोरफ्रंट ऑफ क्लाइमेट लिटिगेशन। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है GS3 एनवायरनमेंट मेंस के पर्सपेक्टिव से। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ऐसे के पर्सपेक्टिव से यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा। इसमें हम बात करेंगे रोल ऑफ यूथ इन क्लाइमेट मिटिगेशन एफर्ट्स, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या रोल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो यूथ है, जो यंग लोग हैं, उनका ये मेन थीम रहेगी। सो बहुत अच्छे से आप ऐसे में इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली GS3 में भी आपको पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा। शुरू कर लेते हैं। यूथ लेड क्लाइमेट लिटिगेशन इज रिवॉल्यूशनाइजिंग द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द क्लाइमेट क्राइसिस। सो क्लाइमेट क्राइसिस चल रहा है, ये तो सबको पता है, वेल नोन फैक्ट है। लेकिन ये चीज़ अपने को नहीं पता है कि जो यंग लोग हैं वो एक रिवॉल्यूशन चलाए हुए हैं और पूरे विश्व की अदालतों में लिटिगेशन डाले हुए हैं कि जो क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है वो कहीं ना कहीं उनके संविधान और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन है। और इसी तरीके से वो रिवॉल्यूशनराइज कर चुके हैं इस लिटिगेशन प्रोसेस को, और उसके थ्रू क्लाइमेट क्राइसिस को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। बाय होल्डिंग गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशन अकाउंटेबल, यंग पीपल फ्रेम क्लाइमेट इनएक्शन एज अ ह्यूमन राइट वायलेशन। है ना, सरकारों को और जो बड़े बड़े कंपनी है, इंडस्ट्री है, कॉरपोरेशन है, उनको अकाउंटेबल करते हुए जो यंग लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर क्लाइमेट इनएक्शन हो रहा है, मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड पॉलिसीज़ नहीं बनाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन राइट का वायलेशन है। दे आर्ग्यू दैट द डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन द यंगर जनरेशन डिमांड बोल्ड सिस्टमेटिक सॉल्यूशन। जो यंग जनरेशन है उनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ रहा है। जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं, एयर पॉल्यूशन का उन पे इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा होगा क्योंकि उनमें इम्यूनिटी नहीं होती है। सो बोल रहे हैं कि भाई सिस्टमेटिक सॉल्यूशन की ज़रूरत है, बोल्ड रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। This litigation emphasizes the urgent need for climate action, pushing for transformative change to address the escalating emergency. So जो केसेस फाइल किए जा रहे हैं, जो लिटिगेशन लगाई जा रही है, जो याचिका दायर की जा रही है, ये बेसिकली किस पर फोकस करने के लिए, भाई क्लाइमेट एक्शन करो और इस क्राइसिस को ख़त्म करो। इट सर्व एज अ पावरफुल टूल फॉर एडवोकेटिंग फॉर क्लाइमेट जस्टिस एंड प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। सो एक पावरफुल टूल की तरह निकल कर आया है, जिसके थ्रू फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और क्लाइमेट जस्टिस को एडवोकेट किया जा रहा है। now बात कर लेते हैं मेन
जो यंग लोग हैं जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन फाइल कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जो वर्डिक्ट्स आ रही है किस तरीके से वो इम्पैक्ट कर रही है अराउंड द वर्ल्ड द पॉलिसीज एंड द रूल्स रिलेटेड टू क्लाइमेट क्राइसिस और रिस्पॉन्स ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। ठीक, तो शुरू करते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये जो लिटिगेशन रिवॉल्यूशन चल रहा है अराउंड द वर्ल्ड, जो लिटिगेशन लगाई जा रही है उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो वर्डिक्ट क्या दे रहे हैं और किस तरीके से ये वर्डिक्ट क्लाइमेट क्राइसिस को कम करने में हेल्प कर रही है, किस तरीके से सरकारें रिस्पॉन्ड कर रही है ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, इंडिया एंड नीदरलैंड और बहुत सारे अलग अलग स्टेट की यहाँ पर चर्चा की गई है। सो सबके एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ये सारे के सारे एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर्स में और ऐसे में तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो यहाँ एक केस दिया है हेल्ड वर्सेस स्टेट ऑफ मोंटाना। स्टेट ऑफ मोंटाना यूनाइटेड स्टेट्स में इट्स वन ऑफ द स्टेट्स, टोटल 50 स्टेट्स हैं। तो मोंटाना स्टेट में ये फाइल की गई थी हेल्ड वर्सेस स्टेट ऑफ मोंटाना केस है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स की जो मोंटाना सुप्रीम कोर्ट है उसने हिस्टोरिक डिसीजन दिया है एंड अपहेल्ड अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रूलिंग इन फेवर ऑफ 16 यंग प्लांटिव हु आर्ग्यूड दैट द मोंटाना फॉसिल फ्यूल पॉलिसीज violated their constitutional right and failed to address the climate crisis. The 6-1 decision marked the first time a US state Supreme Court affirmed young people constitutional right to clean and health environment in the context of क्लाइमेट चेंज। सो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर्टिकुलर केस में ये एक्सेप्ट कर लिया गया है, ये कहा गया है वर्डिक्ट में कि जो फॉसिल फ्यूल पॉलिसी है मोंटाना स्टेट की वो लोगों के हेल्थ के अगेंस्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन है और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पहली बार रिकॉग्नाइज़ किया है कि जो यंग लोग हैं उनके राइट टू क्लीन और हेल्थफुल एनवायरनमेंट का वायलेशन है इस तरह की पॉलिसीज़ जो कि फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड है। सो ये पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स के किसी स्टेट में इस तरह की चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ किया गया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के द्वारा, जो कि अपने आप में एक लैंडमार्क चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट in this ruling striking down laws restricting greenhouse gas consideration in fossil fuel permitting and blocking constitutional remedies for environmental harm. This decision mandates Montana to integrate climate and public health concerns into its energy policy, marking a governance shift. It underscores the intergenerational equity and inspire youth-led efforts to shape the climate policy. So, जो रूलिंग है उसमें क्या किया गया है, इस रूलिंग के थ्रू ये कोशिश की गई है कि जो मोंटाना स्टेट है वहाँ पर क्लाइमेट और पब्लिक हेल्थ पॉलिसी को इंटीग्रेट किया गया है एनर्जी पॉलिसी के साथ में। सो यहाँ पर फॉसिल फ्यूल की जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाएगी उसको ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी कि उससे जो पब्लिक हेल्थ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ओवरऑल जो एनवायरमेंटल हेल्थ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनाने की तरफ गवर्नेंस शिफ्ट हमें देखने को मिला है। इस तरीके से ये इंटर जनरेशनल इक्विटी को एंश्योर कर रहा है। ये इंटर जनरेशनल इक्विटी होता क्या है इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपको यूपीएससी जीएस 4 में पूछा जा सकता है, एनवायरमेंटल एथिक्स में पूछा जा सकता है। एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, हम अर्थ के रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जिसके इतना ज़्यादा बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इस अर्थ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे हो क्या रहा है, जीडीपी तो अच्छी खासी बढ़ रही है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत शानदार होते जा रहा है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ क्या, एट द कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरनमेंट ख़राब होते जा रहा है, हवाएं ख़राब होती जा रही है। तो एक्चुअल में हम लोग अपनी आने वाली जनरेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो भी हम उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ग्रीडी हो चुके हैं और आने वाली जनरेशन को ये सब भुगतना पड़ेगा। ना उनके पास पानी होगा, ना उनके पास अच्छी हवा होगी। क्यों? क्योंकि हमें आज अपने बारे में सोचना है, अपने बेहतर लाइफस्टाइल के बारे में सोचना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में सोचना है, आने वाली जनरेशन के बारे में नहीं सोचना है। सो ये कहीं ना कहीं इंटर जनरेशनल इक्विटी के अगेंस्ट में है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसके थ्रू इंटर जनरेशनल इक्विटी मतलब जनरेशन से जनरेशन
इक्विटी की गई है, सभी को इक्वलिटी, जो पैदा नहीं हुआ है उसके बारे में भी विचार किया जा रहा है। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, वो डेवलपमेंट जो फ्यूचर की जनरेशन की जो ज़रूरतें हैं उसे ध्यान में रखते हुए किया जाए। सो इंटर जनरेशनल इक्विटी, इसका मतलब जो जनरेशन आने वाली है उनके हितों का भी ध्यान में रखते हुए ही जो रिसोर्सेज है उसका दोहन किया जाए, उसका यूज़ किया जाए। सो ये इंटरजनरेशनल इक्विटी इस रूलिंग के थ्रू इंश्योर की गई है, और कहीं ना कहीं ये जो यूथ लेड एफर्ट है उससे एक स्मार्ट क्लाइमेट पॉलिसी बन रही है। सो ये एक एग्जांपल हो गया यूनाइटेड स्टेट्स का। अब यहाँ नेक्स्ट एक और भी एग्जांपल दिए हैं, मैं चाहूँगा आप एग्जांपल इस नोट डाउन करें। जैसे कि यहाँ कनाडा में दिया है ला रोज वर्सेस हिज मैजेस्टी किंग। अब जब आप एग्जाम्पल लिखेंगे ना यार, अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, केस का नाम लिखेंगे अपने आंसर में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको नोट्स में डालें। उसके बाद तो वही नॉर्मल चीज़ लिखनी कि यहाँ पर ये जो केस था इससे जो पॉलिसीज़ है वो क्लाइमेट सेंट्रिक पॉलिसीज़ बन गई, लेकिन नाम याद होना चाहिए। इस तरीके से केस के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं भी जाएंगे, एक जनरलाइज स्टेटमेंट भी लिख देंगे तो भी चलेगा, लेकिन नाम सही है तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। सो ला रोज वर्सेस हिज मैजेस्टी किंग केस रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड। In this lawsuit, young plaintiffs argue that Canada insufficient climate policy violate their right to life, liberty and security under Section 7 of Canadian Charter of Rights and Freedom. So इस केस के अंदर जो प्लेंटिफ है ना, जो बेसिकली विक्टिम भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर, है ना, लेकिन जनरली जो लॉ की लैंग्वेज है वहाँ पर प्लेंटिफ ही कहा जाता है। सो प्लेंटिफ ने इस लॉसूट में ये कहा कि भाई जो क्लाइमेट पॉलिसीज़ हैं वो इनसफिशिएंट है कनाडा में, और उसके कारण हमारे जो राइट टू लाइफ, लिबर्टी और सिक्योरिटी है इसका वायलेशन हो रहा है, जो कि सेक्शन 7 ऑफ कनाडा चार्टर ऑफ राइट एंड फ्रीडम में दिया हुआ है। द कैनेडियन फेडरल गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस इट वुड नॉट सीक टू डिसमिस द केस। कनाडा की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम नहीं चाह रहे हैं कि ये केस डिसमिस हो और इस पर ट्रायल होना चाहिए, जो कि अक्टूबर से 8 हफ्ते का ट्रायल 2026 में ये शुरू होने वाला है। नेक्स्ट आपका नीदरलैंड का है। अ कोर्ट रूलिंग कंपेल्ड द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट स्ट्रिक्टर एमिशन टारगेट्स। सो वहाँ पर एक कोर्ट की रूलिंग आई है जिसमें गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि भाई जो एमिशन टारगेट है उसको स्ट्रिक्टली अडॉप्ट कीजिए, है ना, जो भी आपने टारगेट करके रखा है कि इससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं होगा। कोलंबिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को लीगल एंटिटी रिकॉग्नाइज किया है और कहा है कि भाई फ्यूचर जनरेशन को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इस फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उन्होंने बोला कि क्लाइमेट पॉलिसी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि जो यूथ हैं उनके राइट्स को अपहोल्ड किया जा सके। सो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एथिकल इशू है। एनवायरमेंटल क्राइसिस बेसिकली जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं रेदर देन जो जनरेशन इस क्राइसिस को कर रही है ना, कर कोई रहा है और भर कोई और रहा है, और आने वाले में जनरेशन इसे भरेगी। इंडिया हैज़ सीन इट्स शेयर ऑफ यूथ ड्रिवन क्लाइमेट लिटिगेशन, मोस्ट नोटेबली थ्रू अ पेटिशन फाइल्ड इन मार्च 2017 बाय 9-year-old रिद्धिमा पांडे बिफोर द एनजीटी। सो इंडिया में भी यूथ ड्रिवन लिटिगेशन जो है लगाई जा रही है, और ये जो है नोटेबली 2017 में देखा जब एनजीटी में एक 9 साल की बच्ची ने, रिद्धिमा पांडे ने, एक पेटिशन फाइल की। वो जो पेटिशन थी उसमें ये कहा गया था कि जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पॉलिसी है उसे क्या करने की ज़रूरत है, इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है EIA असेसमेंट से। इसके अलावा नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री बनाने की ज़रूरत है और कार्बन बजट को क्रिएट करने की ज़रूरत है फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। इस तरह की पेटिशन उसने फाइल की थी। अब 9 साल की बच्ची को इतना सब तो नहीं समझ रहा है, ऑब्वियस है कि ये किसी और ने फाइल करवाया होगा और बच्ची का इस नाम का इस्तेमाल किया है। सो ये मतलब इस तरह की चीज़ें है ना, फालतू है। ये एग्जाम्पल अपने लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, अगर यही कोई 20, 22, 24, 25 का भी अगर कोई लॉयर डालता तो वो एक अलग उसका अलग रेलेवेंस होता और वो यंग भी कहलाता, है ना। तो ये एक अगर लॉयर करता तो ज़्यादा इम्पैक्ट होता। 9 साल की बच्ची ने किया, इसलिए यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ना चाहें तो इट्स ऑल राइट। ठीक, 2019 में एनजीटी ने इस केस को ही डिसमिस कर दिया, लेकिन उसके बाद ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एमिकस क्यूरी को अपॉइंट किया और गवर्नमेंट से इनपुट भी ले रहे हैं कार्बन रूल्स में। तो कहीं ना कहीं जो मिस पांडे हैं उनके जो एफर्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि जो इंडिया के यूथ हैं वो भी लगातार स्ट्रॉन्गर पॉलिसी डिमांड कर रहे हैं और इंटर जनरेशनल इक्विटी डिमांड कर रहे हैं। तो जो यूथ हैं
ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो कई लीगल बैटल्स लड़ रहे हैं जिसके थ्रू क्लाइमेट पॉलिसी को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है, और इसके साथ साथ अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो ग्रेटा थुनबर्ग हैं उनके द्वारा भी कई सारे अवेयरनेस कैंपेन शुरू किए गए हैं, है ना। इसका भी आप नाम एग्जाम्पल में इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोर्ट रूम एडवोकेसी की जा रही है, लिटिगेशन फाइल की जा रही है, जिसके थ्रू सरकार को फोर्स किया जा रहा है कि आपको पॉलिसीज़ क्लाइमेट सेंट्रिक बनाना पड़ेगा। इंडिया में भी जो क्लाइमेट एक्टिविज़म का पाथ है वो भी चल रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमें ये देखने को मिला है कि जो प्रोटेस्ट है उसे सरकार बहुत तेज़ी से क्रैकडाउन कर रही है। पब्लिक एंगेजमेंट का जो स्पेस है वो श्रिंक होते जा रहा है, और प्रोटेस्ट का भी जो स्पेस है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो यंग लोग हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जो मूवमेंट हैं वो बाकी मूवमेंट के साथ अलाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फार्मर हो गए, ट्राइबल कम्युनिटी हो गई, और इसके थ्रू जो है जितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हमारे यहाँ के यंग लोगों के द्वारा ये सब किया जा रहा है। दिस रेजिलियंस अंडरस्कोर्स देयर कमिटमेंट। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो रेजिलियंस दिखा रहे हैं वो सरकार के क्रैकडाउन के बाद भी वो उनका कमिटमेंट शो करता है। एज यंग एक्टिविस्ट चैलेंज पॉलिसी इन कोर्ट्स, द आउटकम ऑफ द केसेस कुड शेप द फ्यूचर ऑफ क्लाइमेट एक्टिविज्म इन इंडिया। प्रोटेक्टिंग देयर एडवोकेसी राइट इज क्रूशियल टू एम्पलीफाई देयर वॉइसेस एंड अचीविंग क्लाइमेट जस्टिस। सो जैसे जैसे वो क्लाइमेट पॉलिसीज़ को चैलेंज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल पॉलिसीज़ को चैलेंज कर रहे हैं इंडिया के कोर्ट्स में, जो भी आउटकम होगा वो इंडिया में जो क्लाइमेट एक्टिविज़म है उसके फ्यूचर को क्या करेगा, शेप करेगा। और आने वाले समय में जो क्लाइमेट की पॉलिसी होगी वो कैसी हो सकती है, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं फाइनलाइज करेगा। सो इस तरह की वॉइसेस को प्रोटेक्ट करना सुप्रीम कोर्ट का जो है काम भी होना चाहिए। अगर इस तरह की लिटिगेशन आ रही है तो उस पर ट्रायल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रेदर देन कि उसे डिसमिस कर देना, ताकि जो यंग लोग हैं उनकी वॉइसेस को भी प्रॉपरली सुना जा सके। इसके बाद ये आपका है ना कंक्लूजन है, आप कंक्लूजन रीड कर सकते हैं। ऐसे जिसमें कुछ है नहीं, मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ, इसे नोट डाउन भी किया जा सकता है। यूथ ड्रिवन क्लाइमेट लिटिगेशन इज रिवॉल्यूशनाइजिंग द क्लाइमेट मूवमेंट, अचीविंग लैंडमार्क विन्स एंड डिमांडिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। जो यूथ ड्रिवन क्लाइमेट लिटिगेशन है उसने ग्लोबल क्लाइमेट मूवमेंट को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है, बहुत सारी लैंडमार्क जीते हुई हैं उनकी, और सरकार को कहीं ना कहीं आंसरेबल करने की कोशिश की गई है इन मूवमेंट्स के द्वारा। By stressing intergenerational equity and science-based policy, young activists push government to prioritize bold and sustainable action. So जो लोग हैं, जो यंग लोग हैं, उनका फोकस है कि भाई इंटरजनरेशनल इक्विटी और साइंस बेस्ड पॉलिसी होना चाहिए, और सरकार को वो यही सारी चीज़ें परस्यू करने पर फोर्स कर रहे हैं। दिस लीगल एफर्ट्स अंडरस्कोर द क्रूशियल रोल ऑफ यूथ इन शेपिंग क्लाइमेट पॉलिसी एंड सेफगार्डिंग द प्लैनेट्स फ्यूचर। जो ये लीगल एफर्ट है ये कहीं ना कहीं एक क्रूशियल रोल अदा कर रहे हैं हमारे फ्यूचर के लिए, आने वाली जनरेशन के फ्यूचर के लिए, और ओवरऑल अगर देखें तो जो क्लाइमेट पॉलिसी है उसके लिए, ओवरऑल हमारे अर्थ के लिए। बाय लेवरेजिंग द लॉ, यंग पीपल आर ड्राइविंग ट्रांसफॉर्मेटिंग चेंज, एंश्योरिंग अ लिवेबल वर्ल्ड फॉर जनरेशन टू कम एंड इंस्पायरिंग अ न्यू वेव ऑफ क्लाइमेट लीडरशिप एंड एक्टिविज्म। सो इस तरीके का जो इन्वॉल्वमेंट है, लॉ का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो लिटिगेशन फाइल की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं फ्यूचर जनरेशन का फ्यूचर भी इंश्योर किया जा रहा है, और उसके साथ साथ एक न्यू वेव ऑफ क्लाइमेट लीडरशिप और एक्टिविज्म को भी जन्म दिया जा रहा है। ये आपका कंप्लीट आर्टिकल है। होपफुली ये आर्टिकल पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है टैकलिंग डीलिमिटेशन बाय रिवर्सिंग पॉपुलेशन कंट्रोल। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। जीएस टू पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं 2026 तक के लोकसभा और स्टेट की जो सीट्स है उसे फ्रीज करके रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। सो 2026 कंप्लीट होगा, उसके बाद से जो सेंसस होगा नई पॉपुलेशन के हिसाब से जो लोकसभा सीट्स होगी और स्टेट की सीट होगी वो बढ़ेगी, और वो पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ेगी। डीलिमिटेशन हो रहे थे, ऐसा नहीं है कि डीलिमिटेशन नहीं हो रहा था, डीलिमिटेशन हो रहे थे, लेकिन जो डीलिमिटेशन था वो सीट्स एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा रहे थे, इंटरनली जो बाउंड्रीज़ हैं उसे चेंज बस किया जा रहा था। जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट की विधानसभा है, उसके साथ एक और डिस्ट्रिक्ट जोड़ दिया गया किसी साल में,
हो सकता है कि किसी दूसरे साल में दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ दूसरे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ दिया गया। सो इंटरनली जो है चेंज हो रहा था एक स्टेट के अंदर। ओवरऑल जो स्टेट में सीट्स है वो फिक्स थी। जैसे मध्य प्रदेश में 229 है तो वो 229 ही रहेगी। अगर लोकसभा में मध्य प्रदेश की सीट्स 11 है तो वो 11 ही रहेगी, या 29 है तो 29 ही रहेगी। सो इस तरीके से ओवरऑल सीट्स चेंज नहीं हो रही थी, इंटरनल जो बाउंड्री है वो बदल रहा था डिलिमिटेशन से। अब जो है ओवरऑल बाउंड्री भी चेंज होगी और जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से टोटल सीट्स भी बदलेगी। अब पॉपुलेशन लेटेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से होगा। तो प्रॉब्लम क्या आ रही? प्रॉब्लम आ रही है जो साउथ के स्टेट्स हैं। अगर साउथ के स्टेट्स की पॉपुलेशन देखें तो वो तो घट गई है और यूपी बिहार की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो ऐसे में जो सदर्न स्टेट्स होंगे उन्हें तो पनिश किया जाएगा, उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में बहुत कम हो जाएगा। तो ऐसे में तो जो सादर्न स्टेट्स हैं उनको नुकसान हुआ डेवलपमेंट एफर्ट करने का और फर्टिलिटी कम करने का। सो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। Recently, the Chief Minister of Andhra Pradesh and Tamil Nadu, Chandrababu Naidu and M.K. Stalin, respectively, were quite peeved about the question of the proposed delimitation exercise and possibility subsequently of the loss of parliamentary seats. This is very likely as the two states, along with the other southern states, are ahead of the rest of India in terms of fertility transition, implying a reduced share of population when compared with the northern region. What is galling to the people in general and not necessarily just the politician in South India is that success in the family planning will surely reduce the number of seats of less populated states in the पार्लियामेंट। सो चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के चंद्रबाबू नायडू और M.K. स्टैलिन दोनों जो रिसेंटली प्रपोज्ड एक्सरसाइज है डिलिमिटेशन की, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था उस पर काफ़ी एंग्री दिखाई दिए हैं। और क्यों भी ना हो, क्योंकि सदर्न स्टेट्स के जो सीट्स है, जो पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन है वो कम होने वाला है। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, सिर्फ जो पॉलिटिशियन हैं वो अकेले गुस्साए नहीं हैं, बाकी लोग जो आम जनता है वो भी ये सोच रही है कि हमारे डेवलपमेंट करने से हम ही को नुकसान हो रहा है, हमारा जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में वो तो कम हो जाएगा। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश थिंकिंग ऑफ एनेक्टिंग अ लॉ दैट वुड मेक ओनली दोज विद मोर देन 2 चिल्ड्रन एलिजिबल टू कंटेस्ट लोकल बॉडी इलेक्शन। सो आंध्र प्रदेश ऐसा प्लान कर रही है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को एलिजिबल किया जाएगा जो कि लोकल इलेक्शंस में जिनके 2 या 2 से अधिक बच्चे हों। मिस्टर नायडू had said earlier Andhra Pradesh has passed a piece of legislation barring people with more than 2 children from contesting local polls. Mr. Naidu said, we have repealed that law and we are now considering reversing it. Government may provide more benefits to family with more children. So यहाँ पर आप देखें जो सदर्न स्टेट्स हैं वो जो फर्टिलिटी है उसको दोबारा से इंक्रीज़ करना चाहते हैं। पहले फर्टिलिटी डिक्रीज़ की गई, डेवलपमेंट एफर्ट्स लगाए गए, अब दोबारा से फर्टिलिटी को बढ़ाने के एफर्ट्स दिए जा रहे हैं, इंसेंटिवाइज़ किया जा रहा है। तो साउथ में जो बच्चे हैं, अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनको सपोर्ट किया जाएगा सरकार के द्वारा। समझ में आया क्या? पहले आंध्र प्रदेश में अगर 2 बच्चे हैं या उससे अधिक बच्चे हैं तो आप लोकल बॉडी में इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं कर सकते थे। अब उल्टा लॉ है, अगर आपके 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं तभी आप कॉन्टेस्ट कर पाएंगे। सो अगर किसी को चुनाव लड़ना है लोकल बॉडी इलेक्शन में तो 2 बच्चे तो उसे करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो स्टैलिन का रिस्पॉन्स है वो क्या था? टुडे एज देयर इज अ सिनेरियो ऑफ डिक्रीजिंग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इट रेजेस द क्वेश्चन व्हाई शुड वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू हैविंग फ्यूअर चाइल्ड, व्हाई नॉट एम फॉर 16। जब स्टैलिन से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि भाई कम बच्चे पैदा करने से क्या मतलब है, 16 बच्चे पैदा करना चाहिए। नाउ दिस अराइजेज the question in the light of reaction and responses of chief minister is, would it be possible to arrest fertility decline and moreover reverse it by attempting increase it? So question यहाँ क्या उठ रहा है, जो फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है क्या इसे रोका जा सकता है फर्टिलिटी डिक्लाइन होने से, और क्या जो फर्टिलिटी डिक्लाइन है वो रोक करके वापस फर्टिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है कि 2.1 से कम है कुछ सदर्न स्टेट्स में जैसे कि केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, क्या इसे वापस 2.1 तक या फिर उससे ज़्यादा किया जा सकता है? इज़ इट पॉसिबल? इट इज़ एविडेंट दैट अटेनमेंट ऑफ लो फर्टिलिटी इन कोर्स ऑफ फर्टिलिटी ट्रांजिशन इज हार्डली रिवर्सिबल बाय इंटरवेंशन, बट इन नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट देयर माइट बी सम माइनर रिवर्सल एज सजेस्टेड बाय एक्सपीरियंस वर्ल्ड वाइड। सो वर्ल्ड वाइड ये देखा गया है
कि कितने भी इंटरवेंशन कर लो आप जापान में देख लो, आप इटली में देख लो, लगातार सरकार इंटरवेंशन कर रही है कि बच्चे पैदा करो, जितने बच्चे पैदा करोगे हम उसके लिए पैसा देंगे, लेकिन लोग कर ही नहीं रहे हैं। ओवरऑल जो फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन है। कितने भी इंटरवेंशन कर लो, जो फर्टिलिटी डिक्लाइन है ना उसे आप रोक सकते हो ना उसे रिवर्स कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं क्लियर है, वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस है। भले आप इंसेंटिव देते रहो, थोड़ा बहुत माइनर इधर उधर चेंज होगा, वो भी नेचुरल कोर्स के कारण होगा, वो इंसेंटिव से नहीं होता है। डिस्पाइट दिस अंडरस्टैंडिंग देयर आर अटेम्प्ट बीइंग मेड इन सम कंट्री टू रिवर्स द फर्टिलिटी ट्रेंड थ्रू इंसेंटिवाइजेशन बट टू नो इफेक्ट। इसके बावजूद भी कुछ कंट्रीज़ ने लगातार कोशिश की है, इंसेंटिवाइज किया, लेकिन उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा। चाइना वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी वॉज वन ऑफ द डेस्परेट मेजर टू रियलाइज पॉपुलेशन कंट्रोल। The consequence confronting the Chinese state on varied front include problem in the marriage market, a dependency burden, and above all extreme low fertility beyond the scope for रिवर्सल। सो चाइना ने भी है ना फोर्सफुली एक पॉलिसी लेकर आई थी जिसमें उन्होंने कोशिश की थी कि जो वन चाइल्ड पॉलिसी है उसे फॉलो किया जाए और फर्टिलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। उसके ना बहुत ज़्यादा अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस चाइना स्टेट को फेस करने पड़ रहे हैं, इंक्लूडिंग द प्रॉब्लम इन द मैरिज मार्केट। है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पर, मैरिजेस करने को नहीं देख रहे हैं लोग, डिपेंडेंसी बर्डन बहुत बढ़ चुका है ना। वहाँ पर अब ज़्यादातर पॉपुलेशन की एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, और फिर उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी ख़त्म कर दी। अब फोर्स कर रहे हैं लोगों को 2 बच्चे पैदा करने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। सो क्विक एंड फोर्स रेगुलेटरी मेजर टू रिस्ट्रिक्ट रिप्रोडक्शन हैज़ नेवर पेड डिविडेंड्स। तो किसी तरह का जो क्विक और फोर्स रेगुलेटरी मेजर है, कभी इसने डिज़ायरेबल रिजल्ट्स नहीं दिए हैं। चाइना केस इन एग्जाम्पल वेयर इन द स्टेट इज फेसिंग न्यूमरल क्राइसिस एट दिस पॉइंट ओवर द फैमिलियर ट्रांजिशन अंडरवे एंड द कॉन्सिक्वेंट बर्डन ऑफ सोशल सिक्योरिटी प्रोविजनिंग ऑन द स्टेट। सो ना ही आप फोर्सफुली जो फर्टिलिटी रेट है उसे कम कर सकते हैं और ना ही फोर्सफुली फर्टिलिटी रेट बढ़ा सकते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल हमें चाइना देखने को मिल रहा है। एफर्ट्स एट इंसेंटिवाइजिंग रिप्रोडक्शन एंड अडॉप्शन ऑफ प्रीनेटल पॉपुलेशन policy may not be alternative as seen in countries such as Japan and South Korea. Hence, response of the southern state to the emerging threat may well be considered premature and ineffective in long run. So, इस तरह के जो एफर्ट्स हैं रिप्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करने में, बच्चों को पैदा करने के लिए कई इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, वो कहीं फॉलो नहीं की हो रहे हैं पूरी दुनिया में। और जो सदर्न स्टेट कर रहे हैं उनका भी जो भी वो कर रहे हैं इंसेंटिव देने की कोशिश, वो एक की प्रीमेच्योर और इनइफेक्टिव पॉलिसी है लॉन्ग रन में। सो क्या किया जा सकता है ये इम्पॉर्टेंट है। जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका जो फोकस होना चाहिए वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने पे होना चाहिए रेदर देन पॉपुलेशन बढ़ाने पे। सो इस तरीके का फॉर्मूला लाया जाए जिससे जो साउथ के स्टेट्स हैं उनको भी बेनिफिट हो और नॉर्दर्न स्टेट्स को भी बेनिफिट हो और एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन भी हमें लोकसभा में देखने को मिले। सो कहीं ना कहीं जो बैटल है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में, स्पेशली सदर्न स्टेट के बीच में होना चाहिए। जैसे फाइनेंस कमीशन में कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला लेकर आते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूले की ज़रूरत है। अगर सरकार चाहती भी है कि बच्चे ज़्यादा किए जाएं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और वो जो कॉस्ट है वो वुमेन का पर्सनल लॉस है इन एंगेजिंग इन रिप्रोडक्शन, वो भी बहुत ज़्यादा है, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। कम करने में तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट थे, वुमेन की हेल्थ को फ़ायदा हो रहा था, लेकिन अगर बच्चे ज़्यादा करते हैं तो महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं। और अब एक बार अगर आपने वुमेन को एम्पावर्ड कर दिया, उसके बाद आप सोचें कि उनसे डिसीजन मेकिंग छीन ली जाए, तो वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। सो इस तरह की अगर पॉलिसी लेकर आती तो सरकार को जो मेजर्स हैं वो लेने की ज़रूरत है, विच गारंटिंग द स्टेट सोशल सपोर्ट फॉर एडिशनल चिल्ड्रन ऑन द वन हैंड एंड कंपनसेशन फॉर वुमेन एंगेजमेंट इन रिप्रोडक्शन ऑन द अदर। या तो ऐसी पॉलिसी लेकर आओ जिसमें जो बच्चा पैदा किया जा रहा है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट ले, और जो महिलाएं हैं उन्हें कंपनसेट करे जितने पीरियड तक महिलाएं जो हैं इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। ऑब्वियसली जब तक कि वो मदर बन रही हैं 9 महीने तक उनका जॉब चला जाएगा। सो ऐसी पॉलिसीज़ लाएँ कि मदर्स को हेल्प किया जा सके, जैसे कि लाडली बहन योजना, और कई तरह की स्टेट की ऐसी पॉलिसी है जिसमें महिलाओं को मदद की जा रही है। रेदर बेटर ऑप्शन क्या है कि जो पॉपुलेशन कम हो रही है जिसके कारण लेबर और ह्यूमन कैपिटल कम हो रही है, उसमें हम माइग्रेशन का सपोर्ट ले सकते हैं। यूपी बिहार में अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हाई है, फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा हाई है। सो यहाँ की एक्सेस पॉपुलेशन को सदर्न स्टेट में माइग्रेंट्स जो आ रहे हैं उसके थ्रू लेबर और इन सारी एक्टिविटीज़ में लगाया जा सकता है, तो प्रॉब्लम तो इतनी नहीं आएगी अगर हम एसेस देखें तो। रही बात
प्रेजेंटेशन की तो उसको रिजॉल्व किया जा सकता है और बेहतर तरीके से इसमें आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, नेगोशिएशन करना पड़ेगा। ये ज़्यादा बेहतर पॉलिसी है। इसमें महिलाओं के जो राइट्स हैं वो भी बचे रहेंगे, उनका जो एम्पावरमेंट सरकार ने किया है वो भी रिवर्स नहीं होगा। सो ये बेसिकली हमारा कंप्लीट आर्टिकल है। होपफुली ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स गो फ्रॉम बैड टू वर्स इन बिहार एंड असम। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 एजुकेशन मेंस के पर्सपेक्टिव से, ऐसे के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। डेटा और स्टैटिस्टिक बेस्ड आर्टिकल है। आपको मेंस में भी यूज़ किया जा सकता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है। इंटरव्यू के लिए यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में जो बिहार के बच्चे हैं, कर्नाटका के, राजस्थान के, गुजरात के, उनको डेटा ये सारे पूछे जा सकते हैं। रीसेंट ट्रेंड पूछे जा सकते हैं, उसके पीछे के रीज़न भी आ सकते हैं। There has been a marked improvement in share of student continuing education in higher grade in 2024 compared to 2019 across India without dropping out of school. Overall, of every 100 girls who started schooling, over 80 completed their secondary education without dropping out in 24 compared to just 73.5 in 2019. So overall देखें तो ड्रॉप आउट रेट हुआ है नेशनल एवरेज की अगर बात करें तो वो कम हुआ है। टोटल 100 लड़कियों में से 80 लड़कियां ऐसी हैं जो 2024 में सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर रही है। 2019 में ये नंबर 73.5 था। सो 2024 में जो ड्रॉप आउट रेट है वो 20% के अराउंड है सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने का, और 2019 में ये 27 था। सो ड्रॉप आउट रेट देखेंगे 27 से 20 हो गया है, कम हो गया है। वहीं लड़कों में भी अगर देखो तो 2019 में लगभग 72% लड़के ऐसे थे जो कि क्या कर पा रहे थे, सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे थे। अब वो नंबर 77 पहुंच गया है। सो लेसर डिग्री में लड़कों के साथ देखने के लिए मिला है, लेकिन ओवरऑल देखें लड़कियां का जो सेकेंडरी एजुकेशन में पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा है। जो गर्ल्स ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत तेज़ी से कम हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बॉयज़ अगर हम कंपेयर करें तो। कुछ ऐसे स्टेट हैं लेकिन जैसे कि कर्नाटका और राजस्थान, जहाँ पर हमें ये देखने को मिला है कि ड्रॉप आउट रेट का सिग्निफिकेंट स्पाइक हुआ है, स्पेशली इन द अपर primary and secondary schools. In Bihar and Assam, states where the dropout rates are already concerning in 2019, the rates have slipped further in 2024. So कर्नाटका, राजस्थान, ये कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में ड्रॉप आउट रेट बड़े हैं। बिहार में तो हालत ख़राब थी, वहाँ पर भी ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा ही है। जैसे कि कर्नाटका का यहाँ डेटा दिया है, 700 girls who started schooling, only 76 completed secondary education without dropping out in 24 compared to 79.3. So 79 पॉइंट, लगभग 80 लड़कियां जो है सेकेंडरी एजुकेशन पास कर रही थी कर्नाटका में 2019 में। अब ये पहुंचकर 76 लड़कियां हो चुका है। सो ड्रॉप आउट रेट यहाँ देखेंगे तो इंक्रीज़ हुआ है। पहले 20 ड्रॉप आउट था, अब 24 ड्रॉप आउट रेट हो चुका है। मतलब अब 24 लड़कियां बीच में ही छोड़ दे रही हैं, सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर रही। कहाँ पर? कर्नाटका में। यही चीज़ अगर आप बॉयज़ में देखेंगे तो बॉयज़ में भी जो रेशियो डिक्लाइन हुआ है वो 70.7, 73 से 70.7 हो गया है। बिहार में अगर बात करें, द रेशियो स्लिप फ्रॉम बैड टू वर्स इन द सेम पीरियड। बहुत हालत पहले ही ख़राब थी और वर्स हो चुकी है। ऑफ द 100 गर्ल्स हु स्टार्टेड स्कूलिंग, ओनली 40.3 completed secondary education without dropping out in 24 compared to 51 of them in 2019. सो 2019 में लगभग 50% ड्रॉप आउट रेट था, अब 60% ड्रॉप आउट रेट हो गया है। अब केवल 100 में से 40 लड़कियां हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर पा रही हैं। बॉयज़ में तो ये डिक्लाइन और भी ज़्यादा है, 51 से सीधे 38 पहुंच चुका है। सो ये डेटा आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे स्टेट हैं केरला, तमिलनाडु, जहाँ पर 100% हो चुका है आपका जो जितने लोग जो एनरोलमेंट रेशियो है और जितने लोग पास कर रहे हैं, 0% ड्रॉप आउट रेट हो चुका है ना। तो केरला की बात करें तो 99.6 था यहाँ पर अपर प्राइमरी में, जहाँ पर सब लोग अपर प्राइमरी पास कर रहे थे। अगर 100 बच्चे एंट्री ले रहे थे तो अब वो 100 हो चुका है। मतलब 100 एंटर कर रहे हैं प्राइमरी में और 100 पास होके जा रहे हैं। सिमिलरली अगर हम देखें तो जो बॉयज़ हैं वो 100 बॉयज़ जो एडमिशन ले रहे थे 2019 में 88.3 बॉयज़ ऐसे थे जो सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे थे केरला में। अब ये नंबर बढ़ के 95.7 हो चुका है। मतलब 96 बॉयज़ जो है क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं। 100 में से केवल 4 ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट ले रहे हैं। सो ये नंबर, बहुत अच्छे नंबर हमें केरला में देखने को मिल रहे हैं। वैसे ही नंबर हमें तमिलनाडु में भी देखने को मिल रहे हैं। सो ऑब्वियसली जो स्टेट्स पहले से अच्छा कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। कर्नाटका एक चिंता का विषय है, बिहार बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, राजस्थान भी एक चिंता का विषय है। ये सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। ये हमारा पूरा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।